हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। एंड जो ये पीरियड है, खासकर अक्टूबर तो अब निकल चुका है। नवंबर के बाद से लेके हमारा दिसंबर तक, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर खींच लें तो जनवरी तक। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो प्रिपरेशन करनी है, वो आपको प्रिपरेशन करनी है अभी मेंस के पोर्शन की। और इसीलिए ये मेंस ओरिएंटेड वीडियो मैं बना रहा हूँ। प्लस इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि ये एक बहुत ही कॉमन क्वेरी है जो डिस्कशन में निकल के आई। कि जब मैंने डिस्कशन किया, जो इस बार एस्पिरेंट्स मेंस लिखा है जिन्होंने, और साथ ही साथ जो आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ जब ये डिस्कशन किया गया, तो एक कॉमन क्वेरी जो आई वो ये थी कि जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज जब हम लगाते हैं मेंस से रिलेटेड, तो उसके अंदर जब नेक्स्ट मंथ सपोज करिए कि आपने जून जुलाई अप्रोक्सीमेटली टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट किया और सितंबर में आपका मेंस लगा, तो प्रिपरेशन लेवल तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा। अगर आपने सपोज 15 सितंबर से मेंस का एग्जाम स्टार्ट है और आपने लास्ट एग्जाम जो टेस्ट सीरीज का है वो 5 सितंबर को लगाया, तो आपके पास सिर्फ 10 डेज रहते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी प्रिपेयर्ड रहती हैं, और आपको सिर्फ अब क्या करना होता है, रिवीजन करना होता है। तो क्या उस दौरान जो हमारी प्रिपरेशन रहती है, जिस प्रिपरेशन के साथ हम टेस्ट देते हैं, जो जो हम टेस्ट सीरीज का टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट जो होता है, उस टेस्ट में और जो एक्चुअल जो हम मेंस लिखते हैं उसमें कितने मार्क्स का फर्क आता है, या फिर उसके अंदर क्या सिमिलैरिटीज रहती हैं, तो वो आज मैं इसीलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि बहुत ही कॉमन क्वेरी है। तो लेट अस बिगिन द सेशन। एंड जो मेरे टाइम की जो मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, विजन की टेस्ट सीरीज मैंने ली थी, और काफी बेहतरीन टेस्ट थी। और साथ ही साथ उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी, जो कि मैं कह सकता हूँ कि काफी सारे क्वेश्चंस थे, वो रेलेवेंट थे एक्चुअल यूपीएससी पैटर्न से। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो थीम्स काफी रिपीट भी हुई थी उसके अंदर, ठीक है। तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्क्स कितने थे उस समय जब मैंने टेस्ट सीरीज का सेट 1 लगाया था, सेट 2 लगाया था और सेट 3 लगाया था। और लास्ट अल्टीमेटली अभ्यास, जो एक विजन का फ्लैगशिप जो कह सकते हैं टेस्ट होता है, वो भी मैंने अटेम्प्ट किया था, और ये उस समय के मेरे मार्क्स थे। तो सेट 1, सेट 2 और इन सब के अंदर जब GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 के पेपर्स मैंने दिए, तो एक चीज तो मुझे ये रियलाइज हो गई थी कि सबसे पहले तो स्पीड को मेंटेन करना है। लेकिन मुझसे मिस्टेक सबसे बड़ी ये हो गई कि स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में कंटेंट पे जो वर्क करना चाहिए था, वो उतना ज्यादा वर्क मैं नहीं कर पा रहा था उस समय। क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा डर लगता था कि ये टेस्ट पेपर पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब मैं एक्चुअल एग्जाम लिखूंगा, जब मैं मेंस लिखूंगा, तब क्या ये मेरा टेस्ट पेपर पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सबसे बड़ा डर ये था। तो स्पीड पे वर्क करने के चक्कर में काफी टाइम मैंने जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने वेस्ट कर दिया, बिकॉज स्पीड मेरी काफी इंप्रूव हो गई थी, लेकिन लिखने का कंटेंट जो था वो कम पड़ गया था। कंटेंट कम पड़ गया था, इसका मतलब कि कंटेंट मुझे एक्चुअल में जितना सिलेबस कवर करना चाहिए था, पूरा सिलेबस में अच्छे से कवर नहीं कर पाया। और जब तक मैं कवर करता तब तक मेंस का एक्चुअल टाइम आ गया था। तो सबसे पहली चीज तो ये मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि उसके बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं इंप्रूव करने के। जैसे हम अगर फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, उससे हमारा टाइम सेव होता है, स्पेस यूज होता है ना। ऐसे काफी सारी चीजें होती है जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप स्पीड भी अटेन कर सकते हैं और साथ ही साथ कंटेंट भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। फिर सेट 2, फिर सेट 3। तो इनको अगर हम डिटेल से एनालाइज करें तो सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज निकल के आई कि GS 1 में कंसिस्टेंटली मेरे मार्क्स कम आ रहे थे। इसका रीजन ये था कि मैंने जो एक इम्पोर्टेंट पोर्शन था ज्योग्राफी का, उसको हल्का सा कम रिवाइज किया था। प्लस साथ ही साथ जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट था उसको मैंने थोड़ा कम फोकस किया हुआ था, और उसके कारण काफी क्वेश्चंस मेरे मिस भी हो रहे थे। तो एक तो पार्ट ये था। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर लास्ट के 10 डेज काफी जो है हार्डवर्क किया, तो एटलीस्ट थोड़े बहुत मार्क्स इसके अंदर इंक्रीज हुए। एंड अल्टीमेटली 79.5 तक मैं पहुंच पाया अभ्यास में। फिर GS 2 जो मुझे लगता था कि ये स्ट्रांग है, बट काफी सारे एस्पेक्ट्स जो मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ जो मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूँ वो ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग,
अगर हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज है हमारा सिलेबस। हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम रैंडम क्वेश्चन उठा के उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैं जब भी जो करंट अफेयर वाले वीडियोस के अंदर क्वेश्चन ऑफ द वीक देता हूँ, उसमें प्रॉपरली मेंशन भी करता हूँ कि ये GS1, GS2 और GS3 से कैसे लिंक्ड है। तो वो प्रैक्टिस आप भी फॉलो कीजिए, कि क्योंकि अल्टीमेटली जब आप आंसर लिखने जा रहे हो वहां पे, तो वो आंसर आपका सिलेबस के बाहर शो होगा नहीं। और सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, अब इसमें काफी सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो मैंने लास्ट तक भी अच्छे से पूरा प्रॉपरली एक जो वे कह सकते हैं कि हम जिसको हमने ये कहा जाए कि पूरा स्टार्टिंग से लेके इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक रटा हुआ हो, ऐसा कुछ कुछ टॉपिक्स बच गए थे मेरे पास। तो बाकी सारे में जैसे गवर्नेंस के काफी सारे मैंने अच्छे से प्रिपेयर किए थे। और जैसे हम बात करें SHGs वगैरह के एग्जांपल्स भी काफी नोट डाउन किए थे। लेकिन IR में फिर क्या हुआ कि IR मेरा इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, बिकॉज उस समय जब प्रीलिम्स से मेंस का जो टाइम था, उस समय IR पे मैं इतना पकड़ नहीं बना पाया था। तो ये कुछ वीक पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आइडेंटिफाई किए। और उसी तरह से आप भी अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें। क्योंकि मुझे हमेशा एक डर लगता था कि यार IR तो हमेशा अपडेट होता रहता है, कोई चीज मिस हो जाएगी तो स्टैटिक तो मैं कर लेता था, फिर करंट से कनेक्ट करने में इतना डर गया कि करंट करने में काफी सारी चीजें मिस कर गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें कि करंट में क्या अपडेट होगा, करंट में क्या कोई नई नई चीज आ रही है, कोई नया फैक्ट हो रहा है, इंडिया का हो रहा है, जापान के साथ हो रहा है, USA के साथ हो रहा है, मैं क्या क्या याद करूंगा। तो एक दो चीज करने के बजाय मैं सारी ही मैंने मिस कर दी थी। तो ये भी एक मेजर मिस्टेक्स थी। तो ये मिस्टेक्स मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें। फिर उसके बाद जो GS3 का इंपॉर्टेंट पार्ट था, देखिए GS3 ये मैं बार बार कहता हूँ, काफी वीडियोस में शायद मैंने बात कही भी है कि ये एक ऐसा पेपर था GS3 का जो मैंने बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिया था मेंस में। और जब ये पेपर दे के मैं बाहर निकला था तो मैंने ये सोचा था कि जो GS1 और GS2 में कमी रह गई वो मेरा GS3 पेपर कवर करेगा। लेकिन हुआ क्या, GS3 में सिर्फ 63 ही मेरा स्कोर रहा। तो इससे एक चीज तो मुझे ये समझ में आ गई कि GS3 में अगर आपको स्कोर करना है तो आपको अपने कंटेंट को बहुत ही क्या करना पड़ेगा, सॉलिड बनाना पड़ेगा। यानी कि इसमें आप भरपूर एग्जाम्पल्स का उपयोग करेंगे, है ना। और जो डेटा है वो एकदम लेटेस्ट यूज करेंगे, प्लस साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि जो फैक्ट्स आप पुट करने जा रहे हैं वो भी बहुत ही रिसेंट फैक्ट्स हों। ऐसा नहीं कि हम स्टैटिक क्वेश्चंस में तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आएगी ही आएगी, बट जो अदर एग्जांपल्स हैं, जो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे लास्ट टाइम भी पूछ लिया था क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, पूछा था कि इंडिया की अप्रोच धीरे धीरे चेंज हो रही है, कैसे हो रही है, तो उसे सब्सटेंशिएट करने के लिए हमारे पास जो एग्जांपल्स होने चाहिए वो एकदम रिसेंट वाले होने चाहिए। और इसीलिए मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ कि आप एक फैक्ट्स की अलग एक नोटबुक बना के रखें जिसके अंदर आप फैक्ट्स लिखें। और जब आप करंट अफेयर का भी कर रहे हैं, करंट अफेयर की भी क्लासेस कर रहे हैं, तो उसमें GS1, GS2, GS3 और GS4 का अलग अलग बना के रखें। जैसे कि पेज नंबर 1 से 40 तक आपने GS1 का ही कंटेंट लिखा है ना, करंट अफेयर्स। फिर GS2 का लिखा 41 से 80 तक। इस तरह पार्टीशन कर लीजिए अपने इसके नोटबुक का। ठीक है। तो यहाँ अभ्यास में 80 थे, लेकिन अल्टीमेटली रिड्यूस होके 63 मार्क्स आए। तो देखिए यहाँ पर 79.5 है और यहाँ 84 है, यहाँ 78। तो ये अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं ये जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ लास्ट में, ये इंप्रूवमेंट इस कारण से हुआ कि जो लास्ट के 10 दिन बचे थे उसमें मैंने एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा रिवाइज किए। और जो IAS ऑफिसर्स के एग्जाम्पल्स थे वो भी मैंने बहुत सारे रिवाइज किए थे, और उनको मैंने उनकी जो इंफॉर्मेशन है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, सिग्निफिकेंस के साथ याद किया। और हर बेसिकली कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मैंने उनका यूज किया था जहां जहां यूज करने बन रहा था। फिर यहाँ पे जो है ये कहा जा सकता है कि कुछ लैग रहा, जिसका रीजन अभी हमने डिस्कस किया। और GS4 का जो पेपर था, सबसे ज्यादा डर मेरा इसी पेपर से था कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा। सबसे ज्यादा डर था। कभी भी ना इसमें ना इसमें ना इसमें और ना अभ्यास में, चारों में मेरा पेपर पूरा नहीं हो पाया था। मैं पेपर पूरा कर ही नहीं पाया था और इसी डर के साथ मैं मेंस में गया। लेकिन वो डर आई होप शायद पॉजिटिवली काम कर गया कि यहाँ स्कोर 101 पहुंच गया और अल्टीमेटली मुझे हेल्प मिली। लेकिन एक चीज है
कि अगर हम इस GS4 की बात करें, और यहाँ पे एक चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैं GS4 का प्रिपरेशन अलग से कर रहा था, तो काफी सारे जो कंसेप्ट थे उनके साथ IAS ऑफिसर्स के जो एग्जांपल्स हैं उनको मैंने लिंक किया यहाँ पे, जो कि मैं यहाँ नहीं कर रहा था। उसके कारण भी मुझे यहाँ पे एक एज मिला, ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो इवेल्युएटर ही जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने ये जो एक चीज थी, जो डिफरेंस था, जो मैंने अभ्यास में नहीं किया था और यहाँ किया था, वो यही था। और उसके अलावा ये था कि पेपर मैंने यहाँ पूरा किया। हालांकि जो केस स्टडीज थी उसके अंदर भी ये कह सकते हैं कि सारे पेजेस मैं नहीं भर पाया था। कुछ कुछ हाफ पेज कहीं पे बच रहा है, कहीं पे 1 पेज बच रहा है, ऐसा हुआ था। और दूसरी ये चीज भी है कि जैसे अगर हम लिखते हैं कि जैसे केस स्टडीज की अगर हम बात करें, तो स्पेशली उसके अंदर काफी सारे पोर्शंस होते हैं कि अगर केस 1 ऐसा होता है तो मेरिट डिमेरिट है ना। तो मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ज्यादा डिमेरिट मेरिट्स पे इतना फोकस नहीं किया था कि सब में भर भर के चार चार लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं चार चार लिखता तो फिर से मेरा पेपर अधूरा छूट जाता। तो कुछ क्वेश्चंस में मैंने दो दो मेरिट डिमेरिट ही लिखी थी और हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया। और हाँ, एक और बात कि एसए के पेपर में स्पेशली मैंने एक वर्ड्स की प्रॉपर PDF बना ली थी कि ये वर्ड्स ही मैं यूज करूंगा, जो कि एथिकल कॉन्टेक्स्ट के वर्ड्स थे। नॉर्मल वर्ड्स वो नहीं थे कि नॉर्मल आंसर राइटिंग में, क्योंकि हर एक पेपर की वोकेबलरी होती है। GS1 में अगर हम बात करें तो उसकी अलग वोकेबलरी है, इसमें तो वो गवर्नेंस वाली वोकेबलरी आ जाएगी, इसमें पूरा आपका साइंटिफिक वोकेबलरी आएगी, प्लस जो इकोनॉमिक वोकेबलरी होती है वो आएगी। GS4 में एथिकल आ जाएगी। और एथिकल के लिए वर्ड्स, ये वर्ड्स भी मैंने इकट्ठे किए थे, जो विजन की आती है, एक PDF आती है जिसके अंदर 80 केस स्टडीज होती है, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिस्ट डाउन किए। और वो भी केस टू केस बेसिस पे कि अगर इस तरह की कोई केस स्टडी आती है तो ये यूज करूंगा, इस तरह की केस स्टडी आती है तो ये यूज करूंगा। उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, और वो रिवीजन भी मैंने लास्ट के 10 डेज में किया था, जो कि ये 74 से 101 का जो जंप था, ये शायद इस कारण से भी हो सकता है। तो यहाँ 312 मेरा स्कोर था और यहाँ 332। अब यहाँ पे ये जो गैप है ये बढ़ सकता था अगर ये 80 से 63 ना जाके थोड़ा और अच्छा इंप्रूव होता, अराउंड 80 होता, तो 17 मार्क्स का गैप और बढ़ सकता था। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। और ये दोनों में जो मैंने दो पार्ट्स बताया आपको, IR और ये दूसरा वाला ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री। हालांकि ज्योग्राफी अल्टीमेटली लास्ट में धीरे धीरे इम्प्रूव हो ही गई थी। बट ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीजें मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप कोई ऐसा एक पार्ट ना छोड़ें अपने पेपर में कि आप कि उसको अटेम्प्ट ना कर पा रहे हो, या फिर कोई ऐसा पार्ट ना छोड़ें जिसको कि आप अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो, या जिसके पास आपकी पॉइंट्स की कमी हो जाए। ऐसा कोई भी पार्ट आप मत छोड़ें। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली पेपर को भी आप पूरा कर पाएंगे। प्लस दूसरी चीज ये थी, इन सभी पेपर्स में, मतलब अगर मैं मेंस की बात करूं, अभ्यास की नहीं, मेंस की, इनमें मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं था, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है। मेरे जो क्वेश्चंस छूटे थे वो ऑप्शनल में छूटे थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था वो मुझे नहीं आता था। एंड उसी कारण से मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया कि अगर मैं कोई जेनेरिक आंसर लिखूं तो कहीं वो बैकफायर ना कर जाए, कि इनमें इन्विजिलेटर को ये ना लगे कि भाई इन्होंने तो एकदम जेनेरिक आंसर लिखा है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट शुरू से ही ना पड़े। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस मेरे उसमें मैंने छोड़े थे, और यहाँ पे एक भी नहीं छोड़ा था। लेकिन जो मैंने अटेम्प्ट किए थे उसके अंदर प्रॉपरली, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, हर पेपर में 2 क्वेश्चंस के अराउंड ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें मेरे को प्रॉपर पूरी नॉलेज नहीं थी। उनमें कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने जेनेरिक भी लिखे थे। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि स्कोर है जो यहाँ से यहाँ पहुंचा और यहाँ से यहाँ पहुंचा, पर ये स्कोर इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इससे मेंस क्लियर नहीं हो रहा था। तो आई होप कि आप अभी से अलर्ट हो जाएं कि आपको कितना बेटर स्कोर करना है इससे, और क्या क्या स्कोर करने के तरीके हैं वो मैं आपके साथ ऑब्वियसली शेयर करता ही रहता हूँ। खासकर कि किस क्या क्या जो हमें मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था लास्ट टाइम। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप भी इम्प्रूव करें। और अगर आपको कोई भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दिया करो, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप दैट आप और अच्छा करें। और
मेंस को अच्छे से पास करें और उसके बाद इंटरव्यू क्रैक करके एक बहुत अच्छी रैंक लेके आए। थैंक यू।